19 जुलाई 2026 हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले का एक छोटा सा गांव सावला। सुबह का उजाला अभी पूरी तरीके से फैला भी नहीं था, तभी गांव के गुरुद्वारे के पीछे पड़ी एक लाश ने पूरे इलाके को हिला के रख दिया था। कुछ ही देर में वहां गांव वालों की भीड़ जमा होने लगी। किसी को पता ही नहीं था कि जमीन पर पड़ा हुआ वो लाश किसका है, लेकिन जब उसकी पहचान हुई तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। 18 जुलाई 2026 उसी गांव का रहने वाला राजकुमार उर्फ राजू शाम के लगभग 8 बजे अपना फास्ट फूड का स्टॉल बंद करके घर की तरफ निकल गया। क्योंकि घर से दुकान ज़्यादा दूर नहीं था तो राजकुमार हर रोज लगभग जल्द ही घर लौट आता था। लेकिन उस रात जब काफ़ी देर तक वह घर नहीं लौटा तब घर वालों की बेचैनी बढ़ने लगी। उनको लगा कि किसी काम में रुक गया होगा, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ हर एक गुजरता मिनट एक नए डर में बदलने लगा। पत्नी सुषमा बार बार उन्हें फोन करती रही, लेकिन हर बार सिर्फ एक ही जवाब मिला, The number you are calling is currently switched off. और इसी एक आवाज ने घर के माहौल को खामोशी और बेचैनी से भर दिया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, घर वालों को राजकुमार की फिक्र अंदर ही अंदर से खाने लगी। हर गुजरते हुए मिनट के साथ साथ उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार राजकुमार के पिता राजेंद्र खुद उसे ढूंढने के लिए देर रात उसकी दुकान की तरफ निकल पड़े, लेकिन वहां भी उसका कोई पता नहीं था। इधर इस तरफ घर वालों ने एक एक करके हर एक जानने वाले को, हर एक रिश्तेदार को कॉल किया। शायद किसी ने उसे देखा हो या फिर किसी के घर गया हो, लेकिन हर कॉल से उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। राजकुमार का इंतजार करते करते लगभग सुबह हो चुकी थी। अब राजेंद्र जी को पता चल गया था ये बात सिर्फ देर से घर लौटने की नहीं थी। उन्होंने फैसला किया कि अब पुलिस को खबर देनी होगी। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकले, गांव के एक आदमी को गुरुद्वारे के पीछे एक लाश दिखी। जैसे ही राजेंद्र जी के कान तक ये बात पहुंची, वो बिना एक पल गवाए गुरुद्वारे की तरफ दौड़ पड़े और वहां पहुंचते ही उनका जिंदगी एक पल में ही बिखर गया। वो लाश किसी अनजान शख्स का नहीं, वो लाश था उनके बेटे राजकुमार उर्फ राजू का। कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंची और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। शुरुआत में ये सिर्फ एक आम मर्डर केस लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो शक की सुई दो ऐसे लोगों पर जा रुका जिसके बारे में लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। और जब उन लोगों का पहचान सामने आया तो सारा गांव सन्न रह गया। वेलकम टू सत्यवानी। I am your host Dibjyoti Roy, and today we are talking about the chilling case of कुरुक्षेत्र। साल 1984 हरियाणा कुरुक्षेत्र का एक छोटा सा गांव सावला में रहने वाले राजेंद्र जी के घर में राजकुमार का जन्म हुआ। राजकुमार बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव का लड़का था, लेकिन घर की आर्थिक हालत सही नहीं होने के कारण से राजेंद्र जी राजकुमार को ज़्यादा दूर तक नहीं पढ़ा पाया और इसीलिए बहुत ही छोटी उम्र से ही राजकुमार ने अपने पिता की किराने की दुकान संभालना शुरू कर दिया। राजकुमार बचपन से ही बहुत ही मेहनती लड़का था। दिन रात मेहनत करते करते कुछ ही सालों में राजकुमार ने अपने किराने की दुकान के साथ साथ अपना एक फास्ट फूड का रेडी भी शुरू कर दिया था। दूसरा दुकान खोलने के बाद उसके जिंदगी का हर दिन लगभग एक ही जैसा होता था। सुबह से शाम के 4 से 5 बजे तक वो किराने की दुकान संभालता था और शाम होते ही वो फास्ट फूड का रेडी लगा लेता था। दोनों दुकान से कमाई अच्छी होने लगी थी और इसीलिए राजकुमार का परिवार फाइनेंशियली स्टेबल होने लगा था। जब राजकुमार का उम्र लगभग 22 साल हो चुकी थी तब उसकी शादी करनाल की रहने वाली सुषमा से हुई। अपने नए जिंदगी से वो दोनों बहुत ही खुश थे। शादी के 1 साल बाद ही उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ और उसके कुछ सालों बाद एक बेटी ने उनका परिवार पूरा कर दिया।
अब राजकुमार के पास वो सब कुछ था जो एक आदमी सपने में देखता है। एक प्यारा सा परिवार, 2 चलती हुई दुकानें और एक सुकून भरी जिंदगी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। राजकुमार को शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिस जिंदगी को उसने इतने सालों की मेहनत से खड़ा किया है, कुछ दिनों में वो जिंदगी पूरी तरीके से बिखरने वाला था। अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 2024 में उनके जिंदगी में आया एक ऐसा मोड़ जिसने उनके जिंदगी को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। अब राजकुमार का बेटा पढ़ाई के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करता था और उसकी बेटी भी इंटरमीडिएट की तैयारी में लगी हुई थी। इधर राजकुमार खुद भी अपनी दोनों दुकानें संभालने में सुबह से रात तक बिजी रहता था। इसीलिए घर में ज्यादातर वक्त सुषमा अकेले ही रहती थी। घर का सारा काम खत्म करने के बाद उसके पास काफी खाली वक्त बच जाता था और इसी खाली वक्त में धीरे धीरे उसका रुझान सोशल मीडिया की तरफ बढ़ने लगा। मानो रील्स बनाना, रील्स देखना और नए नए लोगों के साथ बात करना उसके रोज का आदत बन चुका था। इसी दौरान इंस्टाग्राम चलाते चलाते एक दिन उसकी पहचान मोहित नाम के एक लड़के से हुई। शुरुआत में उन दोनों के बीच सिर्फ आम बातचीत होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये आम बातचीत दोस्ती में बदलने लगा और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गया शायद उनको भी एहसास नहीं हुआ। अब सुषमा का ज्यादातर खाली वक्त मोहित के साथ बात करने में ही गुजर जाता था। करीब 30 साल का मोहित मोतिहार गांव का रहने वाला था, लेकिन पिछले 2 सालों से वो काम के सिलसिले में दुबई में रहा करता था। दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ चुकी थी कि सिर्फ सुषमा से मिलने ही मोहित दुबई से इंडिया आ जाया करता था। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। इसी बीच सुषमा ने खुद का पासपोर्ट भी बना लिया था ताकि वो मोहित के साथ भागकर दुबई जा सके और शायद इसीलिए मोहित मर्डर के करीब 4 महीने पहले दुबई से इंडिया लौट आया था। इंडिया आने के बाद उसने अपने गांव के ही पास के एक टेंट हाउस में काम करना शुरू कर दिया। अब आसपास होने के बावजूद भी दोनों का मिलना उतना आसान नहीं था। तब दोनों ने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे बिना किसी को शक हुए वो एक दूसरे से मिल सके। राजकुमार की मम्मी गरिंदे गांव की रहने वाली थी और राजकुमार ने इसी बात का फायदा उठाया। उसने राजकुमार के माँ से बातचीत बढ़ाई और एक ही गांव का हवाला देकर धीरे धीरे उनसे रिश्ता जोड़ लिया। अब मोहित अक्सर राजकुमार की माँ से मिलने उनके घर आने जाने लगा और इसी बहाने उसकी मुलाकात सुषमा से भी हो जाती थी। क्योंकि मोहित का घर पर आना जाना लगभग रोज का हो चुका था, इसीलिए उसकी दोस्ती राजकुमार से भी हो चुकी थी। मोहित धीरे धीरे उस परिवार का हिस्सा बनता जा रहा था। कभी वो राजकुमार के साथ उसके दुकान पर बैठता तो कभी घर आकर सबके साथ वक्त बिताता था। कुछ महीने इसी तरह चलता रहा, लेकिन एक दिन राजकुमार को सुषमा के ऊपर शक हुआ कि वो किसी के साथ बात करती है। लेकिन राजकुमार को बिल्कुल ही अंदाजा ही नहीं था कि वो जिस इंसान से बात करती है वो उसकी फैमिली का हिस्सा बन चुका था। इसी बात को लेकर राजकुमार और सुषमा के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। दोनों के रिश्ते में दरार दिन ब दिन गहरी होती गई और एक वक्त तो ऐसा आया कि बात तलाक तक पहुंच गई। लेकिन अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए राजकुमार ने ये मामला वही खत्म कर दिया। मगर सुषमा अब राजकुमार के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। उसने तभी मोहित को एक फोन किया और उस फोन पर जो बात हुई उसने इस केस को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। 18 जुलाई शाम को जब राजकुमार अपनी रेडी बंद करके घर की तरफ लौट रहा था, तभी रास्ते पे उसको मोहित मिल गया। मोहित ने राजू को अपने साथ बाइक में बिठाकर पास ही के गांव में शराब पिलाने के बहाने से लेकर गया। क्योंकि मोहित और राजू अक्सर शराब पीने रात को निकल जाया करते थे, इसीलिए राजू को मोहित के ऊपर जरा भी शक नहीं हुआ। लेकिन राजू को बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि यह सफर उसके जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला था। मोहित और राजू वही खेत में बैठकर शराब पीने लगे, लेकिन दूसरे दिनों के मुकाबले मोहित उस दिन बहुत कम शराब पी रहा था।
और राजू को ज़्यादा से ज़्यादा शराब पिला रहा था। जब कुछ देर बाद राजकुमार दारू के नशे में धुत हो गया, तभी मोहित ने अपना असली खेल शुरू किया। जब राजकुमार दारू के नशे में धुत हो गया, तभी मोहित ने गमछे से उसका गला दबाना शुरू किया और तब तक दबाता रहा जब तक उसने अपना आखिरी सांस नहीं छोड़ दिया। राजकुमार के पिता राजेंद्र जी के अनुसार उसके शरीर के जगह जगह पर चोट के निशान भी थे। शायद राजकुमार ने मोहित से बचने के लिए भरसक कोशिश किया होगा, लेकिन आखिरकार उसने अपना दम तोड़ ही दिया। जब आखिरकार राजकुमार की सांसें हमेशा के लिए थम गई, मोहित ने बिना किसी पछतावे के उसके लाश को बाइक पर बिठाकर रात के अंधेरे के फायदा उठाते हुए गांव के गुरुद्वारे के पीछे ले जाकर फेंक दिया। हर रात बीतती जा रही थी और राजकुमार के घर में बेचैनी हर गुजरते मिनट के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। वो कभी भी बिना बताए इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहता था। परिवार के लोग राजकुमार को हर जगह ढूंढ रहे थे। तभी किसी ने राजेंद्र जी को खबर दिया कि गुरुद्वारे के पीछे एक लाश पड़ी है। ये सुनते ही राजेंद्र जी के पैरों तले जमीन खिसक गया। वो बिना एक पल गवाए गुरुद्वारे की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन वहाँ जो मंजर उनका इंतजार कर रहा था, उसे देखकर उनकी दुनिया एक ही पल में उजड़ गया। वो लाश जो गुरुद्वारे के पीछे पड़ी थी, वो उनके बेटे राजकुमार की थी। राजेंद्र जी ने तुरंत सदर थानेसर पुलिस को खबर दिया। पुलिस की टीम कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई। पूरे इलाके को तुरंत घेर लिया गया और बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके साथ ही पुलिस ने इस हत्या की जांच तेज कर दी। जांच की शुरुआत घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से हुई। जब इन कैमरों के फुटेज को पुलिस ने एक तरफ से खंगालना शुरू किया, तब पुलिस को एक बेहद अहम सुराग मिला। वीडियो में राजकुमार एक आदमी के बाइक के पीछे बैठकर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। जब वही फुटेज राजकुमार के परिवार को दिखाया गया, तो राजकुमार के परिवार ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस इंसान को तुरंत ही पहचान लिया। वो था मोहित। लेकिन पुलिस ने जरा भी जल्दबाजी नहीं किया। उन्हें शक था कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने में मोहित अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी था। और पुलिस का शक बिल्कुल सही निकला। जब पुलिस ने मोहित का कॉल रिकॉर्ड चेक किया, तो उस कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर बार बार सामने आ रहा था। शुरुआत में मोहित का कॉल रिकॉर्ड बिल्कुल आम लग रहा था, लेकिन जब उस नंबर का पहचान किया गया, तो पूरा मामला ही पलट गया। वो नंबर किसी और का नहीं, राजकुमार की पत्नी सुषमा का था। इस जानकारी जैसे ही राजकुमार के पिता राजेंद्र जी तक पहुंचा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गया। जिस बहू को उन्होंने बेटी से भी बढ़कर प्यार किया, आज उसी का नाम इस हत्या में सामने आ रहा था। उनके लिए इस सच पर यकीन करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन यह जांच अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था। पुलिस ने बिना किसी देर के कार्रवाई शुरू किया। सबसे पहले पुलिस ने मोहित को हिरासत में लिया और उसके अगले ही दिन सुषमा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों से पुलिस ने घंटों पूछताछ किया और उन्हें अगले ही दिन अदालत में भी पेश किया गया। हालांकि यह एक बात साफ करना बहुत जरूरी है कि किसी भी इंसान को गिरफ्तार कर लेने से या फिर उनके ऊपर आरोप लगाने से उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। भारतीय कानून के अनुसार जब तक अदालत में उनका दोष साबित नहीं हो जाता, तब तक वो सिर्फ एक आरोपी होता है। फिलहाल इस मामले में अदालत का अंतिम फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन नभी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि पुलिस के द्वारा पेश किया गया सबूत अदालत में उनके आरोपों को साबित कर पाएंगे या फिर नहीं, या फिर इस मामले में कोई नया मोड़ सामने आना अभी बाकी है। इस केस का अंतिम फैसला अभी अदालत के हाथों में है, इसीलिए हम किसी को दोषी या फिर निर्दोष नहीं ठहराते।
लेकिन इस कहानी से हमें एक बात जरूर सीखने को मिलती है कि रिश्ते में सिर्फ भरोसा ही नहीं, ईमानदारी और सम्मान भी उतना ही जरूरी होता है। जब झूठ, धोखा और लालच किसी रिश्ते में जगह बना लेती है, तब उसका अंजाम अक्सर ऐसा होता है जिसकी कीमत कई बेगुनाह लोगों को चुकानी पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ऐसे ही नए नए क्राइम स्टोरीज सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं हूँ दीपज्योति और आप लोग देख रहे हैं सत्यवाणी।